हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई विश आप लोग बहुत अच्छे हों और हमेशा अच्छे रहें, स्माइल करते रहें। ये है हमारा क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 5th लेक्चर। तो एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था और आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, फिर हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था। चार्जेस के बारे में पढ़ने के बाद हमने मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हमने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्कोप एक तरह की डिवाइस होती है जिससे हम चार्जेस के बारे में मेजर करते हैं। उसके बाद हमने कूलॉम लॉ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। उसके बाद हमने देखा था इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट एंड द सिस्टम। हमने उसमें देखा था कि जब भी हमें किसी एक पॉइंट के इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी की बात करनी होती है तो केवल हम बाकी के सिस्टम के पॉइंट्स को स्टेबल मान के चलते हैं, केवल उस पॉइंट के नेट फोर्स को जीरो करते हैं। लेकिन जब हमें पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम के हर एक चार्ज की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी होती है। उसके बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, लेकिन हमने कहा था कि ये हमारे बोर्ड का सिलेबस नहीं है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आपको बता रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हमारा जो पिछले लेक्चर का लास्ट टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको क्या बताया था, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, और उन्हें अगर एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उस फिक्स डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, 2D। उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, 2D। इसी को हमने क्या कहा, इसी पूरे सेटअप को, इस पूरे सिस्टम को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि उस फिक्स डिस्टेंस को 2D ही हम क्यों कहते हैं, उसे हम D क्यों एज्यूम नहीं करते, जनरली उसे हम 2D ही क्यों लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की मान लेते हैं हमें कोई कैलकुलेशन करनी है किसी थर्ड चार्ज के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कोई हमारा थर्ड चार्ज है एक प्लस क्यू। अगर हमें डाइपोल की थर्ड चार्ज के प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में कोई कैलकुलेशन करनी है तो हमें सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी पड़ेगी उस चार्ज के रिस्पेक्ट में, डाइपोल के सेंटर से। सारी डिस्टेंस हमें डाइपोल के सेंटर से मेजर करनी पड़ेगी। तो जो हाफ डिस्टेंस बनेगी एक चार्ज की सेंटर से वो क्या बनेगी, d/2 और d/2। तो हर जगह कैलकुलेशन में हमें d/2 यूज करना पड़ेगा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए जनरली हम 2D लेकर चलते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन और फार्मूले सब कुछ डाइपोल के रिस्पेक्ट में इजी हो जाए। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम 2D क्यों जूम करते हैं। लेकिन अगर हम उस डिस्टेंस को 2D लेते हैं तो जो हमारी हाफ डिस्टेंस होगी थर्ड चार्ज के रिस्पेक्ट के कैलकुलेशन में वो क्या होगी, d और d। इसलिए हमारे सारे फार्मूले इजी होंगे और हमें कैलकुलेशन करना आसान होगा, छोटे फार्मूले होंगे देखने में, इसलिए हम इसे 2D लेकर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में बताया था। तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल के जो चार्जेस होते हैं उनको जो मिलाने वाली एक्सिस होती है उस पर जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे ये हमारे जो डाइपोल है, डाइपोल के चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन्हें जो मिलाने वाली ग्रीन कलर की लाइन है, इस पे जो हमारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, रेड कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। यानी चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। नो, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको जो मिलाने वाली एक्सिस होती है उस पर जब हम कोई एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उस परपेंडिकुलर पर जो पॉइंट्स हम लेते हैं, कहीं भी अगर हम उस परपेंडिकुलर पर पॉइंट लेते हैं तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसे ये मान लेते हैं हमारे चार्जेस है, एक प्लस क्यू चार्ज दूसरा माइनस क्यू चार्ज। अब इसको मिलाने वाली जो एक्सिस है वो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है कि ग्रीन कलर की एक्सिस है। अब इस एक्सिस पे हम एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, जो परपेंडिकुलर आपको रेड कलर का दिख रहा है। तो इस परपेंडिकुलर पर जो हम येलो कलर के पॉइंट्स ले रहे हैं, इसी पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट्स। आई होप कि अब आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। आज हम शुरू करते हैं इसके आगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी डाइपोल के, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो चार्ज होते हैं और जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है, जब हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है उसी को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। या फिर डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह से समझते हैं
मान लेते हैं हमारे पास ये डाइपोल है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये है माइनस क्यू चार्ज हमारा, और इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2d। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो किसी भी डाइपोल की जो चार्ज है, किसी एक चार्ज को हम ले लेते हैं, क्योंकि डाइपोल में जो चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, सिर्फ उनकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट को, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाइपोल मोमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। अब अगर हम डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो यहां से जो हमें डाइपोल मोमेंट की यूनिट मिलेगी वो क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन। तो बच्चों जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये हमारा डाइपोल है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि इधर की तरफ। ये होगी हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। And the last thing is dimension. डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होती है, तो जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, P इक्वल टू Q इंटू 2D। यहाँ पे हम चार्ज को क्या ले सकते हैं, करंट, चार्ज की वैल्यू हम करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पे चार्ज की जगह हमने क्या लिख दिया, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, और डिस्टेंस एज इट इज रहने देते हैं। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, इसकी डायमेंशन होती है I, टाइम की डायमेंशन T, तो क्या हो गया I इंटू T, ये क्या हो जाएगी, चार्ज की डायमेंशन। अब डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, L से। यहाँ पे जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, L, ये L, T और I। तो जो हमारे डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन होगी क्या होगी, L, T, I। या फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 1 और i टू द पावर 1। ये होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट को समराइज करना चाहें तो उसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो डाइपोल मोमेंट को हम समराइज करते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या है, किसी भी डाइपोल की क्वांटिटी, जब हम उसे चार्ज और डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइपोल मोमेंट उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2d। तो जो डाइपोल मोमेंट की P की वैल्यू होगी ये क्या होगी, Q मल्टीप्लाई बाई 2d, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर हमारा माइनस चार्ज यहाँ पे होता और प्लस चार्ज यहाँ पे होता तो जो हमारी डायरेक्शन होती है वो किधर हो जाती है, इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपको हमेशा याद रखना है, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी कूलम मीटर। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन होगी m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 1 और i टू द पावर 1। ये होगी इसकी डायमेंशन। आई होप कि आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। ये हो गई बेसिकली आपके डाइपोल मोमेंट की पूरी समरी। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज 2 कूलम इज सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट। देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि चार्ज के बारे में दिया गया है, चार्ज की वैल्यू क्या है, 2 कूलम,
और उसके बीच की चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे दी है, मतलब कि 2d हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो डिस्टेंस दी है वो 2d दी है या d दी है। जब भी आपको चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दी हो, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दी हो, तो आपको याद रखना है कि ये डिस्टेंस क्या होगी 2d। लेकिन अगर हाफ डिस्टेंस बोला जाए तो क्या होगी, वो d की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे चार्जेस के बीच की डिस्टेंस सिंपली बोला गया है, तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी 2d। ये क्या है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट, यानी p हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये हमारा +2 कूलम चार्ज है और ये हमारा -2 कूलम चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। सबसे पहले हमें यूनिट्स को क्या करना होता है, SI यूनिट में चेंज करना होता है। तो इस 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 मीटर। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल टू q इंटू 2d। तो यहाँ से क्या हो जाए, q की वैल्यू है 2 कूलम और d की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2। 10 इंटू 2 20 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2, यहीं से लिख सकते हैं हम 0.2 कूलम मीटर। तो ये हो गई हमारी डायपोल मोमेंट की वैल्यू, और इसकी डायरेक्शन हमें पता है क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आप डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं, जब आपको सिंपली क्या निकालना होगा, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो डायपोल की अब जो जनरल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे खत्म होती है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको 3 चीजें बताई जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तीनों आपको ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीनों अलग चीजें हैं और तीनों के मतलब डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q। तो किसी चार्ज के आसपास की वह एरिया जिसमें जैसे ही कोई दूसरा चार्ज पार्टिसिपेट करता है या जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है, उस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज है, इसके आसपास की ये येलो कलर की आपको एरिया दिख रही है। इसमें जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आ रहा है, स्मॉल q चार्ज, तो उस पर क्या लगने लग रहा है, फोर्स। तो उसी येलो कलर की एरिया को हम क्या कहेंगे, कैपिटल Q की वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q, अब एक दूसरा चार्ज यहाँ पे है हमारे पास Q0। अभी एज्यूम करके चलते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। अब फॉर्मूला के हिसाब से F की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर इनके बीच की डिस्टेंस हमने इनफाइनाइट कर दी, R की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो अभी यहाँ पे हम मान के चलते हैं इनके बीच की फोर्स क्या है, 0। अब हम इस Q0 चार्ज को धीरे धीरे क्या लाते हैं, Q के पास लाते हैं। तो शुरू में Q0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि Q0 पे क्या लगेगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स लगने लगेगा। तो वह एरिया जहां पे आते ही इस Q0 पर इस Q की वजह से फोर्स लगने लग रहा है, उस पूरी एरिया को ही हम क्या कहेंगे, ये पूरी एरिया इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे, इस Q चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के आसपास की एरिया है जिसमें कोई दूसरा चार्ज जब भी आता है तो उस पर फोर्स लगने लगता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने पढ़ा कि हर एक चार्ज के आसपास एक एरिया होती है जिसमें जैसे ही दूसरा चार्ज एंटर करता है उस पर फोर्स लगने लगता है, और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि कितना फोर्स लगता है। तो वो जो फोर्स लगता है चार्ज पे, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि किस चार्ज पे, 1 कूलम का चार्ज हो, 2 कूलम का चार्ज हो, बड़ा चार्ज हो तो ज़्यादा वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, छोटा चार्ज हो तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम, किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे फिगर से समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q। अब ये चार्ज है तो इसके आसपास क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड येलो कलर की। ओके, अब इसमें हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, पॉइंट ए। इस
पॉइंट पर हमने 1 कूलम का चार्ज रखा। 1 कूलम के चार्ज रखने पर इस 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है ये, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इस ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। जैसे हमने क्या बताया आपको कि ये मान लेते हैं कोई एक चार्ज है Q, तो इसकी क्या होगी, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये मान लेते हैं ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे अगर हम 1 कूलम का चार्ज रख दें, तो इस पॉइंट पर इस 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होगा, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालें? सबसे पहले आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, एक तरह की फोर्स है। बट ये डिफाइन है कि ये जो फोर्स होगा वो 1 कूलम चार्ज पर ही निकालना होगा हमें। 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अब इसे 1 कूलम चार्ज पर कैसे हम निकालें, 1 कूलम चार्ज पर कैसे फोर्स निकालें? अभी हम मान लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हमने कोई एक चार्ज रख दिया Q0। हमने यहाँ पे ए पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया Q0, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस है R। तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, इस Q0 चार्ज पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू KQ इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स किस पे है, ये तो Q0 चार्ज पे है। ओके, तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, जो ये Q0 है, Q0 का मतलब होता है एक बहुत ही स्मॉल चार्ज। एक बहुत ही स्मॉल चार्ज मतलब इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो, यानी लगभग 0 कूलम। क्यों हम ऐसा यूज करते हैं, क्यों, ताकि इसकी वजह से इतना रिपल्सन ना हो कि ये चार्जेस आपस में, हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए हम Q0 को बहुत ही स्मॉल मानते हैं। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि जो Q0 की वैल्यू है लगभग टेंस टू 0 है। Q0 लगभग टेंस टू 0 के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे Q0 पर फोर्स लग रहा है, ये वाला, ये इतना फोर्स Q0 पे लग रहा है। हमें 1 कूलम पर फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे Q0 से डिवाइड कर दें। जैसे अगर हमें 5 पेन क्या 25 रुपए की मिलती हैं, तो एक पेन कितने की मिलेगी, 25/5 यानी 5 रुपीज की। तो फिर उसी तरह जैसे ये Q0 पर फोर्स लग रहा है KQ इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, तो 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, इसको हम क्या करते हैं, Q0 से डिवाइड कर देते हैं। KQ इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ गई, यहाँ पर अगर हम 1 कूलम का चार्ज रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। और अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कह सकते हैं बेसिकली ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं इस E की वैल्यू को। जैसे यहाँ पे हमने फोर्स को ही Q0 से डिवाइड किया है और हमें E की वैल्यू मिली है, तो हम क्या करते हैं, E को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स को जब हम Q0 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि फोर्स किस पे आ जाता है, 1 कूलम चार्ज पर। अब ये जो Q0 है वो क्या है, टेंस टू 0, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट Q0 क्या है, टेंस टू 0 F अपॉन Q0। तो ये हो गई क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। किसी भी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज पर जो भी फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, इसकी यूनिट, डायमेंशन और भी चीजें देखते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होगी, एक डायरेक्शन भी होगी। ओके, हमने क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, F अपॉन Q0, जहां पे लिमिट Q0 क्या है, हमने आपको क्या बताया, F को यहाँ पे हम E को क्या लिख सकते हैं,
लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यहां पर फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलॉम। तो हम कह सकते हैं इसकी जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो क्या है, न्यूटन पर कूलॉम। ओके, इसकी अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या होगी, फोर्स की सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है डाइन, और चार्ज की स्टेट कूलॉम। तो इसकी जो सीजीएस यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी डाइन स्टेट कूलॉम। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसकी देखते हैं हम डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम E को क्या लिख सकते हैं, F अपॉन क्यू नॉट। F को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, F की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ओके, जो मास है इसकी डायमेंशन क्या होती है, m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन L⁻²। करंट को हम A से लिखते हैं, कहीं कहीं पे इसे I से भी लिखा जाता है। उस जगहों पे करंट की डायमेंशन आपको A से लिखी जाएगी, कहीं पे I से लिखी जाएगी, और टाइम को यहाँ पे T से डिनोट कर देते हैं। तो क्या होगा, mL⁻², mL⁻² अपॉन AT। ये 2 ऊपर जाएगा तो -2, और ये ऊपर जाके -1 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल -3, mL⁻3। ये ऊपर जाके एक माइनस बना, तो -2 -1 क्या होगी, -3, और A यहाँ पे और आ गया। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, mL⁻3A, या इसे A पे कहीं कहीं I भी लिखा होता है। अब इसकी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, आपको सिंपली याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो किसी भी पॉइंट पर हम ले तो आपको उसी मिला देना है बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट पर ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में से क्या होगी, आउटवर्ड। सिंपली क्या, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड। अगर मान लेते हैं ये माइनस क्यू चार्ज होता, तो यहाँ पे क्या होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड। प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ, माइनस चार्ज है तो चार्ज की तरफ, अंदर की तरफ। ये क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो बेसिक चीज है वो समझ में आ गई होगी। अब इस पूरी चीज को अगर हम समराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम समराइज करें तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 F अपॉन क्यू नॉट। ओके, इसकी यूनिट की बात करें, अगर एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, और इसकी सीजीएस यूनिट जो होगी वो होगी डाइन पर स्टेट कूलम। इसकी डायमेंशन होगी mL⁻3A, और इसकी जो डायरेक्शन होगी प्लस चार्ज से आउटवर्ड। जैसे हमारा प्लस चार्ज है तो इसे बाहर की तरफ, और अगर माइनस चार्ज है तो इनवर्ड, अंदर की तरफ। आई होप कि अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे और भी पढ़ेंगे, अलग अलग कंडीशंस पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, डाइपोल की वजह से कैसे निकालते हैं, और सेल की वजह से कैसे निकालते हैं, चार्ज स्फीयर की वजह से, अलग अलग कंडीशन पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज अगर हम समझें, जैसे मान लेते हैं अगर किसी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है। कई जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल दिया जाता है, तो हम भी यहाँ पे कई बार बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरली बोल देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि किसी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और फोर्स निकालना है, तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं? ई की वैल्यू क्या है? एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ को क्या ले सकते हैं? क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई। तो इस तरह से भी हम फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाई वहां उस पोजीशन की क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस तरह से भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं जैसे आपको ढेर सारे चार्जेस दिए हैं, चार्जेस का एक सिस्टम दिया गया है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखते हैं उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे वो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है Q2, एक तीसरा चार्ज यहाँ पे है क्या है, Q3, और यहाँ पे इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे सिस्टम की वजह से कैलकुलेट करनी है। तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सिंपली आप उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे अगर प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, आउटवर्ड, इधर की तरफ। तो मान लेते हैं ये क्या है, E1। ये मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से किधर होगी, इधर की तरफ। मान लेते हैं ये क्या है, E2। ये अज्यूम करते हैं कि ये भी प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर की तरफ। ये वैल्यू मान लेते हैं क्या है, E3। तो अगर हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको 11th में वेक्टर का एडिशन सिखाया गया है, या अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारी, ई की वैल्यू वो क्या होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3। इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वही क्या होगा, यहाँ की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरह से हम किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका सही काम क्या करना है, वेक्टर सम कर देना है। आगे देखते हैं अगर अलग अलग सिस्टम की वजह से किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लेते हैं ये हमारे पास एक चार्ज है Q, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट ए पर। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया Q0, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। मान लेते हैं दोनों क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, F इक्वल टू के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन इनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी R स्क्वायर। तो ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्यू नॉट पर अगर ये फोर्स लग रहा है, क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा है के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, तो 1 कूलम्ब पर फोर्स कितना लगेगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। जैसे अगर 5 पेन 25 रुपए की है, तो एक पेन कितने की होगी, 25 अपॉन 5, 25/5 मतलब 5 रुपीज की। उसी तरह अगर क्यू नॉट पर ये फोर्स लग रहा है, तो एक कूलम्ब पर एक का निकालने के लिए इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया, के क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, E इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। सिंपली आपको याद रखना है कि चार्ज से जितनी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और ये प्लस चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। जैसे हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। मान लेते हैं क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है कि हमारे पास चार्ज है Q जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और उससे हमें 10 सेंटीमीटर पर आर की वैल्यू दी गई है। 10 सेंटीमीटर पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उससे 10 सेंटीमीटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मान लेते हैं ये हमारा चार्ज है Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और इससे ये डिस्टेंस हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड इधर की तरफ। ये पॉइंट मान लेते हैं P हो गया। तो सिंपली यहाँ पे P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, KQ अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज यहाँ पे दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, मतलब कि 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे हमें दी गई है सेंटीमीटर में, तो इसे हम क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि 10 टू द पावर -1 मीटर। ये 10 की वजह से यहाँ पे पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। 9 इंटू 2 इसे हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर, दिस इज 9 - 6, 9 - 6 अपॉन ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो 10 टू द पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 9 - 6 क्या होगा 3, और ये -2 पर जाएगा तो प्लस का 3 + 2। तो ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 5, या फिर इसे कह सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। किसी 2 कूलम चार्ज पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, उसे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में सही करने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट पर क्वेश्चन सीट अपडेट कर दी गई है, अब आप हमारी वेबसाइट पर जाके क्वेश्चन सीट सॉल्व कर सकते हैं। और अगले लेक्चर में आपको क्विज मिलेगा, एक अच्छा सा क्विज मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो आप उसे जाए सॉल्व कर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।